हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम एक पर्टिकुलर सेक्शन को डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। भले ही आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एपीओ हो, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, आपको कानूनी जानकारी आपके लिए लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप स्टूडेंट ना हो लेकिन फिर भी आप कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर इन वीडियोस के माध्यम से ले सकते हैं। आप एमसीक्यू को मत देखिएगा, लेकिन आप सेक्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है किसी एग्ज़ाम के लिए, उसको पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने प्रीवियसली 2-3 वीडियो अपलोड की है और मैं हर एक वीडियो में उस चीज़ को रिवाइज करता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आप भी उस चीज़ को रिवाइज कर सकें। अगर किसी कैंडिडेट ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो इस वीडियो के माध्यम से रिवाइज कर सके। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा कि आप आगे बढ़ा दें और जहाँ से अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वहीं से आप करें। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जब हमें कंटेंट जो हमने कल याद किया था उसको एक बारी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं तो हमें चीज़ें जो है जल्दी से याद आ जाती है। तो अभी तक हम कितना कवर कर चुके हैं, एक बारी फास्टली हम उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें जो है अच्छे से याद रहे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हिंदू मैरिज के अंदर जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर हिंदू मैरिज टर्म है, हिंदू मैरिज जो टर्म है इसको किस चैप्टर के अंदर डिफाइन किया गया था। तो इसको चैप्टर नंबर 2 में डिफाइन किया गया था, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बारी मैं डिटेल में इसको बता देता हूं ताकि आपको चीजें फिर से अच्छे से याद हो जाए। चैप्टर नंबर 1 जो बात करता है प्रिलिमिनरी के बारे में, जिसमें हमारी 1 से 4 तक की सेक्शन आती है। पहली सेक्शन शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइटल की बात करती है, दूसरी सेक्शन एक्ट की एप्लीकेशन की बात करती है, तीसरी सेक्शन डेफिनेशन क्लोज है और चौथी सेक्शन जो कि एक्ट के ओवरराइडिंग की बात करती है। चैप्टर नंबर 2 जो बात करता है हिंदू मैरिज के बारे में, जो कि सब हेडिंग है उसकी, उसमें भी सेक्शन इन्वॉल्व है 5 से लेकर 8 तक। 5 सेक्शन नंबर 5 हमारी बात करती है कंडीशन के बारे में, 6 हमारी बात करती है गार्जियनशिप के बारे में, जिसको रिपील्ड कर दिया गया था चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। उसके बाद हमारी अगली सेक्शन आ जाती है, 6 सेक्शन 7वीं सेक्शन आ जाती है जिसमें सेरेमनीज की बात की गई है, 8वीं सेक्शन आ जाती है रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो हमारा बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट और जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। 9 और सेक्शन नंबर 9 जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की बात करता है और 10 जो बात करता है जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 हमारा किस बारे में बात करता है, न्यूअलिटी के बारे में और डिवोर्स से रिलेटेड प्रोविजन इसमें पूछे गए हैं, जिसमें कि हमारी वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, डिवोर्स, डिवोर्स में डिवोर्स के अल्टरेशन के रिलीफ की बात की गई है, म्यूचुअल डिवोर्स की बात की गई है। उसमें कहा गया है कोई भी पेटिशन जो है 1 साल के अंदर प्रेजेंट नहीं की जाएगी डिवोर्स होने से। उसके बाद वहाँ पर बाइगेमी की पनिशमेंट की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। आपको वीडियो केवल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जब आप बार बार इन चीज़ों को सुनेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से ये चीज़ें बैठ जाएंगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। 6 चैप्टर्स हैं। उसके बाद है कौन सी सेक्शन है जो कंडीशन की बात करती है, हिंदू मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशन होती है और ये किस सेक्शन में दी गई है, सेक्शन नंबर 5 के अंदर। उसके बाद हमने अगला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कौन सी इन सभी में से कंडीशन नहीं है, जिसका हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही था। उसके बाद हमने अगला क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी, और स्टेटमेंट ये कहाँ से ली गई है, तो सेक्शन 5 के सब सेक्शन 5 से, यानी कि सेक्शन 5 को अब जब पढ़ेंगे उसमें कंडीशन दी गई है। अब कंडीशन के सब सेक्शन 5 में कौन सी कंडीशन दी गई है, वहां पर बताया गया है कि पार्टी के बीच में स्पेंडास
रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के पार्टी स्पिंडास नहीं होने चाहिए, अदरवाइज उसको कस्टम अलाउ कर देता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। और ये जो कंडीशन थी इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं आपको दोबारा से यहाँ पर नहीं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कौन सा चैप्टर है जो सेरेमनीज की बात करता है, चैप्टर नंबर 2 था, जो बात करता था कि सेरेमनीज से रिलेटेड हमारा चैप्टर था चैप्टर 2, जो जिसकी सब हेडिंग है हिंदू मैरिज। उसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा सप्तपति वर्ड का क्या मतलब होता है। सप्तपति जैसे वर्ड से हमें पता चल रहा है कि 7 स्टेप लिए गए हैं ब्राइड और ब्राइडग्रूम के द्वारा, एक सेक्रेड फायर के द्वारा, यानी कि पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेने पर शादी संपन्न हो जाती है। उसके बाद शादी को कंप्लीट माना जाता है और वो बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे के लिए एज एन हस्बैंड एंड वाइफ, जो भी उनकी ड्यूटीज है, ओब्लिगेशन है। रजिस्ट्रेशन की किस सेक्शन में बात की गई है, तो रजिस्ट्रेशन की बात की गई है सेक्शन नंबर 8 के अंदर। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 8। 5 बात करता है कंडीशन के बारे में, 6 बात करता है गार्जियनशिप के बारे में, 7 बात करता है सेरेमनीज के बारे में, 8 बात करता है रजिस्ट्रेशन के बारे में। और क्वेश्चन में रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जब आप मैरिज कर लेते हो तो मैरिज एक तरीके से हमारे लिए प्रूफ हो जाता है जब आप उसको रजिस्टर्ड करवा देते हो। तो सेक्शन 8 से संबंधित है, सेक्शन 8 में आपको इसका जवाब मिलेगा। अगर किसी भी स्टेट ने मैरिज को कंपलसरी कर दिया है और आप यहाँ पर उसका वोलेशन कर रहे हैं, किसी रूल को उसको गलत तरीके से कर रहे हैं, तो ऐसे में आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी जो कि 25 रुपये होगी, इसलिए इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट और जुडिशियल सेपरेशन की बात की गई है, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चैप्टर नंबर 1 जो प्रिलिमिनरी की बात करता है, चैप्टर नंबर 2 हिंदू मैरिज की बात करता है, चैप्टर नंबर 3 जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की बात करता है, चैप्टर नंबर 4 न्यूएलिटी की और डिवोर्स की बात यहाँ पर की गई है, जिसमें कि वर्डेबल मैरिज, ये सारी चीज़ें आ जाती है। सेक्शन 7 को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सेरेमनीज की बात की गई है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा चुका हूं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हमने आगे डिस्कस किया था कि वॉइड मैरिज को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, सेक्शन नंबर 11 वॉइड मैरिज से डील करती है। 8 बात करती है रजिस्ट्रेशन के बारे में, 9 बात करती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के बारे में, 10 बात करती है जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। मैं ये इतना एफर्ट क्यों लगा रहा हूँ, बार बार आपको पीछे की चीज़ें क्यों याद करवा रहा हूँ, ताकि आपको भी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें याद रहें, क्योंकि रिवीजन हमें परफेक्ट बनाती है। जिस जिस तरीके से हम रिवाइज करते जाएंगे प्रीवियस वीडियो को, क्योंकि हम जब नई चीज़ को सीखते हैं हम पुरानी चीज़ को बिल्कुल भी याद नहीं करते और वो हमारे माइंड से स्किप हो जाती है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये आपके बेनिफिट के लिए है। अगला क्वेश्चन क्या था कि कौन फाइल कर सकता है पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए। दोनों फाइल कर सकते हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों इसके लिए दोनों इसके लिए मतलब दोनों उसको फाइल कर सकते हैं, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि डिवोर्स को कहाँ पर डिफाइन किया, आप सभी को पता होगा, कभी भी इस चीज को नहीं भूलेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर सेक्शन नंबर 13 जो है इसके बारे में बात करती है। अब कौन सा ग्राउंड है जिस पर हस्बैंड एंड वाइफ डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं, कौन सा ग्राउंड है डिवोर्स लेने का, तो ये सभी ग्राउंड है क्रुएलिटी, डिजर्शन, मेंटल डिसऑर्डर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जुडिशियल सेपरेशन कौन से सेक्शन से डील करता है, सेक्शन नंबर 10 से। 9 बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, 10 बात करता है जुडिशियल सेपरेशन, 11 बात करता है वॉइड मैरिज और 13 बात करता है डिवोर्स के बारे में। उसके बाद हमने पर्टिकुलर सेक्शन को डिस्कस किया था, सेक्शन नंबर 8 को, जो रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। हिंदी पे यहाँ पर ट्रांसलेशन है, प्लीज एक बार इसको मेरी वीडियो को सुनने के बाद फिर से एक बार आप इसको जरूर सुनिएगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन मेंशन दिस स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है ये पढ़ने से आपको पता चल जानी चाहिए कि ये किस सेक्शन से डील करती है। कि नो petition for divorce to be presented within 1 year of a,
यानी कि मैरिज होने के 1 साल के अंदर डिवोर्स की पिटीशन जो है फाइल नहीं की जाएगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर वो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 11 जो बात करती है वॉइड मैरिज के बारे में, सेक्शन नंबर 12 वॉइडेबल मैरिज के बारे में, सेक्शन नंबर 13 डिवोर्स के बारे में, और सेक्शन नंबर 14 जो इस स्टेटमेंट के बारे में हमें बताती है कि नो पिटीशन फॉर ए डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन ए 1 ईयर ऑफ ए मैरिज। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is the correct ground to file a petition for the judicial separation by either party to a marriage? अब जुडिशियल सेपरेशन से रिलेटेड कौन सा हमारा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3 है। इसके बाद कौन सी सेक्शन है? सेक्शन नंबर 10 है। अब क्या इन सभी ग्राउंड पर पिटीशन फाइल की जा सकती है जुडिशियल सेपरेशन के लिए? और पहला ऑप्शन है वेनिकुलर डिजीज, कैसी बीमारी जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, डिजर्शन, एंड थर्ड ऑप्शन है क्रुएलिटी, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी ही ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सा चैप्टर है जो डील करता है न्यूअलिटी ऑफ ए मैरिज एंड डिवोर्स। चैप्टर नंबर 2 बात करता है इस बारे में, चैप्टर नंबर 3 बात करता है इस बारे में, चैप्टर नंबर 4 बात करता है इस बारे में, या चैप्टर नंबर 5 इस बारे में बात करता है। तो जब हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो वो प्रिलिमिनरी की बात करता है, 2 की बात करें तो वो बात करता है हिंदू मैरिज की, 3 की बात करें तो वो बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट एंड जुडिशियल सेपरेशन, 4 की बात करें तो वो बात करता है न्यूअलिटी ऑफ ए मैरिज एंड डिवोर्स, एंड 5 की बात करें तो ये बात करता है जुरिस्डिक्शन क्या होगा और क्या प्रोसीजर होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो जिसके अंदर प्रोविजन हमारे आ जाते हैं कि वॉइड मैरिज किसे कहेंगे, वॉइडेबल मैरिज किसे कहेंगे, डिवोर्स किस तरीके से होगा, डिवोर्स के रिलीफ में परिवर्तन की बात की गई है, म्यूचुअल डिवोर्स की बात की गई है। उसके बाद है कोई भी पिटीशन 1 साल के अंदर प्रेजेंट नहीं की जाएगी डिवोर्स की। उसके बाद बात की गई है कब आप रीमैरिज कर सकते हैं। उसके बाद बात की गई है कि अगर आप बाइगेमी करते हैं तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, या फिर अदर कोई भी कंडीशन है उसका वायलेशन करते हैं तो उसके संबंध में आपको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने सीक्वेंस वाइज याद करी है आपके भी दिमाग में ये चीज़ें याद हो जाएंगी अगर आप वीडियो को रिपीटेडली देखते रहेंगे, और मैं भी आपको रिपीटेडली आपको याद करवाता रहूंगा। एनी मैरिज सोलनाइज बिफोर द कम्युनिसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी null and void and may on the petition present by either party thereto against other party to be declared by a degree of nullity if it contravention any one of the conditions specified in clause so and so of this section number 5। यानी कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, अब यहाँ पर सेक्शन नंबर जो हमारी सेक्शन नंबर जो 11 है उसको एज इट इज़ यहाँ पर बता दिया गया है, यहाँ पर लिख दिया गया है, और उससे हमें पता लगाना है कि कौन कौन से क्लोज की बात की गई है कि अगर उन कंडीशन का पालन नहीं किया गया तो वो वॉइड मैरिज मानी जाएगी। तो यहाँ पर क्लोज मेंशन थे और वो क्लोज आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप इसका जवाब तभी दे पाएंगे जब आपको ने सेक्शन नंबर 11 यानी कि वॉइड मैरिज के बारे में पढ़ा होगा। तो वहां पर क्लोज नंबर 1, 4 और 5 सेक्शन नंबर 5 के इसकी बात की गई है। अगर ऐसा इन सभी कंडीशन की बात की गई है, अगर कोई भी कंडीशन का वायलेशन होता है तो वॉइड मैरिज जो है मानी जाएगी। सबसे पहली कंडीशन क्या कह रही है सेक्शन नंबर 5 की, यह कह रही है कि कोई भी अदर स्पाउस जो है जीवित ना हो। बात करें वाइफ की तो हस्बैंड जीवित नहीं होना चाहिए मैरिज के समय पर, और बात करें वाइफ की तो उसका हस्बैंड, और हस्बैंड की तो वाइफ जीवित नहीं होनी चाहिए। फोर्थ क्लोज क्या कहता है कि दोनों पार्टीज के बीच में प्रोहिबिशन रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अगर कस्टम अलाउ करता है तब तो ठीक है, और क्लोज नंबर 5 बात करता है स्पिंडाज रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कस्टम अलाउ करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको सेक्शन नंबर 11 में देखने को मिलेगी और इसको आपको याद
रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द रिस्पोंडेंट वाज at the time of a marriage pregnant by some person other than the petitioner, the marriage is void, voidable, वैलिड, void, voidable या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसका कौन सा सही जवाब है? हमारा थर्ड ऑप्शन। इसके लिए आपको कौन सी सेक्शन को पढ़ना होगा? सेक्शन नंबर आपको 12 को पढ़ना होगा। सेक्शन नंबर 12 जो बात करती है किसके बारे में? वॉइडेबल, वॉइडेबल मैरिज के बारे में बात करती है। और ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के डी में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसको आपको याद कर लेना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं पहले क्वेश्चन इसलिए करवाता हूँ, अगर पहले सेक्शन करवा दूँ उसके बाद क्वेश्चन करवाऊँ तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। जब हम पहले क्वेश्चन करते हैं हमें पता नहीं होता ये कहाँ से लिया गया है, फिर हम सेक्शन को पढ़ते हैं तो हमारे लिए और अच्छे से क्लियर हो जाता है। और आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट सेक्शन जो हमने डिस्कस करनी थी वो है हमारी सेक्शन नंबर 9। ये क्या कहती है? ये कहती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट को पहले सिंपल शब्दों में समझते हैं। सपोज दैट आपकी जो है शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद आपकी वाइफ जो है आपको छोड़कर चली गई है बिना किसी कारण के। छोटी सी बहस हुई थी और उसी कारण से वो आपको छोड़कर चली गई है। तो क्या यहाँ पर आपके पास कोई राइट दिया गया है? क्या कोई लीगल राइट है कि जिससे आप अपनी वाइफ को बुला सकते हैं, उससे ये कह सकते हैं आपने मेरे से शादी की थी और आपकी यह ड्यूटी बनती है कि आप मुझे केयर करें, आप अपने, अगर बच्चा हो गया है तो बच्चों की सारी जिम्मेदारी ले, मैं अकेला क्यों लूँगा? आपने भी तो शादी की है ना। तो दोनों का जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी मैरिज में एक ब्राइड और ब्राइडग्रूम दोनों मिलकर एक यूनिट बनते हैं और वो अपने जीवन को यापन करते हैं। इसीलिए ये सेक्शन हमें एक लीगल राइट देती है जिसे हम कोर्ट में जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अपने साथ ही अगर वो बिना किसी कारण के हमें छोड़कर जाता है तो उसके लिए यहाँ पर पिटीशन फाइल करके उन्हें दोबारा से बुला सकते हैं। और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की गई है, पहले पढ़ते हैं इसको। व्हेन एदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, यानी कि यहाँ पर बिना रीजनेबल एक्सक्यूज के, ये अगर उसके पास पर्याप्त कारण है तब अगर वो गई है तो उसे वो भी चीज़ कोर्ट में सेटिस्फाई करनी होगी। उसके बाद कोर्ट उसको कह सकती है कि आप जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप अलग रह सकते हैं। अदरवाइज आपको, आपके पास पर्याप्त कारण नहीं है, फिर आप चुन रहे हैं, तो सेक्शन 9 के अंदर जो पिटीशन है उसके फेवर में डिग्री पास कर देगी कोर्ट। विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ ए अदर एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई बाय ए पिटीशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जो भी पीड़ित है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर पिटीशन फाइल कर सकता है। किसके लिए? कॉन्जुगल राइट के रेस्टिट्यूशन के लिए। एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सच ए पिटीशन, उसमें जो जो वो अपने पिटीशन के अंदर जो जो स्टेटमेंट उसने दी है, यानी कि जो जो चीज़ें उनको लग रही है कि इस तरीके से मेरे स्पाउस ने मेरे साथ किया बिना किसी कारण के छोड़कर चली गई, तो ये सही नहीं है। देयर इज़ नो ग्राउंड। फिर कोर्ट आपसे पूछेगी, कोर्ट आपसे ये पूछेगी कि क्यों, जो रिस्पोंडेंट है उससे पूछेगी कि क्यों ये पिटीशन जो फाइल की गई है क्यों ग्रांट ना की जाए पिटिशनर को। क्या आपके पास कोई पर्याप्त ग्राउंड है जिसके कारण आपने दूसरे स्पाउस को छोड़ दिया है, पिटिशनर को छोड़ दिया है? तो यहाँ पर डिग्री जो है पास की जा सकती है कोर्ट के द्वारा, यह पूछते हुए कि क्यों एक पिटिशनर को ये डिग्री ग्रांट ना की जाए। और एक्सप्लेनेशंस केवल सिंपली ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर होगा जिसने अपने आप को सोसाइटी से विड्रॉ किया है, यानी कि जो छोड़कर चला गया है विदाउट एनी रीजन। वेयर द क्वेश्चन अराइज वेदर देयर हैज बीन रीजनेबल एक्सरसाइज फॉर द विड्रॉल ऑफ द सोसाइटी, दैट द बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज टू बी ऑन ए पर्सन हु हैज विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी से छोड़कर चला गया है। आई होप ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेशन आप इस वीडियो से ले पाए होंगे।
आई होप इसी तरीके की और कानूनी जानकारी के साथ